Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statement. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. ठीक है? Assertion दिया है want of factor I depends on concentration in case of incomplete dissociation. Reason दिया है उसका for incomplete dissociation of electrolyte. Value of want of factor increases with a decrease in concentration. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option 1 है both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option 2 दिया है assertion is correct but reason is not correct. Option 3 दिया है assertion is not correct but reason is correct. Option 4 दिया है both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. The key concept for this question is want of factor. क्या होता है हमारे पास want of factor? See, हमारे पास पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. ठीक, अच्छा कौन कौन सी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास बेसिकली चार होती है. पहली होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और चौथी हमारे पास होती है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. ठीक, क्या होता है कई बार ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक, वो क्या हो जाते हैं? वो डिसोसिएट हो जाते हैं. जैसे KCl है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो जाता है किस में? K+ और Cl- में. अगर ये डिसोसिएट हो गया तो अब क्या हुआ? हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़ गए, यानी हमारे पास हमें जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख के हमें अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखेंगी. राइट, हमें अब क्या दिखेंगी? अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, तो बेसिकली कंपेयर करने के लिए एक अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंपेयर करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वांट ऑफ फैक्टर. इसको डिनोट किया जाता है आई से. ठीक है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ abnormal colligative property. It is basically the ratio of abnormal colligative property by normal colligative property. Right? सपोज हमारे पास कोई AN इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक, राइट, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो N टाइम्स A बना रहा है. राइट, डिसोसिएट होने के बाद वो N मॉलिक्यूल्स बना रहा है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ AN था और डिसोसिएट होने के बाद वो N मॉलिक्यूल्स ऑफ A बना रहा है. ठीक, तो देखो हमारे पास इनिशियली कितने मॉलिक्यूल्स थे? एक मॉलिक्यूल था ना. टाइम t=0 पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था और Na तो हमारे पास था ही नहीं उस समय. राइट, डिसोसिएट तो वो हुआ ही नहीं था उस टाइम पे. अगर कुछ टाइम बीतेगा, कुछ टाइम t के बाद हमारे पास सपोज AN के अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए. तो अल्फा मोल्स अगर डिसोसिएट हो गए तो हमारे पास A कितना बनेगा? A हमारे पास बनेगा N टाइम्स ऑफ अल्फा. राइट, A कितना बनेगा? A बनेगा हमारे पास N टाइम्स ऑफ अल्फा. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा. ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा. ठीक, अच्छा अब हमारे पास पार्टिकल्स के डिसोसिएशन होने की वजह से हमारे पास जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा, राइट, पहले इनिशियली एक पार्टिकल था, अब डिसोसिएट हो गया अगर, तो हमारे पास 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा पार्टिकल्स हो गए. तो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस पर डिपेंड करती है. राइट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास कितने हैं? 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा बाय नॉर्मल
जो हमारे पास मॉलिक्यूल था कितना था, नॉर्मली हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा बाय 1। ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, और अगर हम लोग को निकालना हो आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू i-1 बाय n-1, राइट। कैसे आया हमारे पास ये टर्म, देखो ये वाली इक्वेशन को ही अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 1 हमारा उधर चला गया, i-1 हो गया, और फिर डिनोमिनेटर में n-1 आ गया, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू i-1 बाय n-1। अच्छा, Oswald's dilution law के अकॉर्डिंग, Oswald's dilution law के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू Oswald's dilution law, जैसे सपोज हमारे पास कोई एसिड था HA, ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास क्या बना था, H+ और A-। ठीक, इनिशियली अगर हमारे पास HA की कंसंट्रेशन C है, तो आफ्टर सम टाइम t हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी वो रिड्यूस हुई, राइट। सपोज अल्फा रिड्यूसिंग, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो उसका है हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो अल्फा है, तो C- C अल्फा हो जाएगा ना, और हमारे पास H+ क्या आ जाएगा, C अल्फा, और A- भी हमारे पास C अल्फा आ जाएगा। अब अगर हम लोग निकाले डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे एसिड के लिए, तो हम क्या हो जाता है, वो हो जाता है concentration of H+ into concentration of A- by concentration of acid, right। concentration of H+ कितना है हमारे पास, वो है C अल्फा, concentration of A- कितना है, C अल्फा, HA है हमारे पास C into 1 - अल्फा, राइट। अब क्या करना है, अब हम लोग C से C को काट देंगे, राइट। हमारे पास आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, और अल्फा जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होता है 1 से, इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं फाइनली कि Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, और हमारे पास अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू Ka/C का अंडर रूट। ठीक है, अल्फा के बराबर हो गया, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो हो जाएगा अंडर रूट Ka/C। Ka क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, बाय C विच इज कंसंट्रेशन, जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था एसिड का। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग अल्फा और C का रिलेशन देखना चाहें इससे, तो देखो अगर C बढ़ेगा, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हमारे पास जो अल्फा होगा क्या होगा, अल्फा कम होगा, यानी इफ C increases, if concentration increases, the degree of dissociation decreases। ठीक, if C increases, degree of dissociation decreases। ठीक, अब अगर हम लोग को देखना है, देखो हमारे पास अल्फा कितने बराबर है, अल्फा हमारे पास i-1 बाय n-1 के भी बराबर है, और जो हमारा अल्फा है वो अंडर रूट Ka/C के बराबर भी है। ठीक, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना बेसिकली कि हमारे पास अंडर रूट Ka/C इज इक्वल्स टू i-1 बाय n-1। ठीक, या इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू अंडर रूट Ka/C प्लस 1 आई के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग अभी समझना चाहें कंसंट्रेशन और आई का रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन ही है दोनों के बीच में, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं आई की, हमारे वैन ऑफ फैक्टर की, ठीक, और कंसंट्रेशन की, तो सपोज हमने ले लिया एग्जांपल एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है और ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, राइट। तो हमारे पास आ गया ये एसिटेट आयन और H+, ठीक। अच्छा, इसमें एक ही पार्टिकल होता, एक ही मॉलिक्यूल होता इनिशियली, बट अगर ये डिसोसिएट कर गया तो इसमें 2 पार्टिकल्स हो गए, तो हमारे पास n की जो वैल्यू हो गई इसमें क्या हो गई, 2 आ गई, राइट। तो हमारे पास बेसिकली जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka/C प्लस 1 इज इक्वल टू I। देखिए, हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारे जो I है, राइट, जो हमारा I है और C में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है। ठीक, तो हम लोग
बेसिकली दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंसेंट्रेशन लेके देख लेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है आई में। ठीक, अब सपोज एक बार को हमने कंसेंट्रेशन जो एसिडिक एसिड की ले ली वो हमने ले ली 9 मोलर। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट के ए बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई। ठीक, कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा के ए बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई। ठीक, अगर हमने ले लिया कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड 4 मोलर तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के ए बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई। ये आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के ए बाय 2 प्लस 1। अच्छा, अगर हम लोग को कंपेयर करना उन दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, इसके लिए एक और हम लोग जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाय 3 प्लस 1। ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस 1। अगर हम लोग इनके आई की वैल्यू कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, लेट्स सी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.00033 प्लस 1 इक्वल्स टू आई। आई कितना आ गया, हमारे पास आई आ जाएगा 1.00033। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू आएगी 0.0005 प्लस 1 इक्वल्स टू आई। आई अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया 1.0005। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, देखो बड़ी वैल्यू हमारे पास ये वाली है, राइट, यहाँ तक तो सेम है, बट फिर इसको अगर इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है कहीं ना। तो अगर ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है तो हमने देख लिया कि जो हमारा आई है और कंसंट्रेशन है, क्योंकि आई की बड़ी वैल्यू तब मिली जो हमारे पास कंसंट्रेशन कम था, क्योंकि हमने इसका कंसंट्रेशन कितना लिया था 4 मोलर लिया था। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि जो आई है और जो हमारा कंसंट्रेशन है दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब आई अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन था, रीजन में था फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ वैन हॉफ फैक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी हम लोगों ने देखा। और असर्शन की बात करते हैं, असर्शन है हमारे पास वैन हॉफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। यस, ऐसा हम लोग ने अभी देखा कि जो हमारा वैन हॉफ फैक्टर था वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। देखो हमने ये जो इक्वेशन डिराइव की है ये किसकी है, हमारे वैन हॉफ फैक्टर और कंसंट्रेशन की ही है, राइट। तो हमारे पास जो वैन हॉफ फैक्टर है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, दोनों ही हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हमारे पास वो दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।